हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना, रिलेटेड टू सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ डेफिनेशन अब तक पढ़ लिए हैं, जैसे कि नेटवर्क है, उसमें हमने उसके टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने नोड वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। नोड है, लूप है, ब्रांच है, ये हम कर चुके हैं। इम्पिडेंसेज हमने दोनों तरीके के देख लिए हैं, लीनियर इम्पिडेंस और बायलेटरल इम्पिडेंस, है ना, यानी कि पार्श्वीय प्रतिबाधा और ये है रेखीय प्रतिबाधा। ठीक है, ये दोनों हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में बात की थी कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। इसमें दो तरीके के पढ़े थे हमने, एक था आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक था रियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका कोई इंटरनल इंपेडेंस नहीं होता, यानी कि कोई भी आंतरिक प्रतिबाधा जिसकी नहीं होगी, वो आइडियल या आदर्श वोल्टता स्रोत होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी आइडियल नहीं होता, आंतरिक प्रतिबाधा होती ही होती है। जो वो आंतरिक प्रतिबाधा हमेशा कैसे जुड़ी हुई होती है, सीरीज़ में जुड़ी हुई होती है उसके साथ। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जो आंतरिक प्रतिबाधा होगी किसी भी वोल्टेज सोर्स की, वो उसके साथ कैसे जुड़ी होगी, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज़ में जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये सीरीज़ में जुड़ी होने की वजह से क्या होगा कि अगर बाहर से अगर आप लोड चेंज करते हो तो वोल्टता स्रोत की वोल्टता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रियल वोल्टेज सोर्स या फिर वास्तविक वोल्टता स्रोत बोलते हैं। समझ में आ गई? यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। आज हम दूसरा सोर्स पढ़ेंगे, करंट सोर्स, जिसका थोड़ा सा मैं आपको बताकर भी गई थी, है ना, तो आपको आते ही समझ में आ जाएगा ये कि करंट सोर्स क्या होता है। देखो, जैसे हमने पिछले में वोल्टेज सोर्स दो तरीके के पढ़े थे, आइडियल और रियल, ऐसे ही यहाँ पे भी हम दोनों पढ़ेंगे। आदर्श करंट सोर्स यानी कि आइडियल भी पढ़ेंगे और रियल यानी कि वास्तविक धारा स्रोत भी पढ़ेंगे। देखो, करंट सोर्स आइडियल कब होगा, यदि इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो अनंत का, यानी कि अगर किसी करंट सोर्स के या फिर धारा स्रोत के समांतर क्रम में अनंत मान का प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, तो वो स्रोत कैसा कहलाएगा, करंट सोर्स। यानी कि इफ अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ वैल्यू इन्फिनिटी, है ना, तो उस केस में जो करंट सोर्स होगा वो कैसा होगा, आइडियल करंट सोर्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही प्रतिरोध कैसे जुड़ा हुआ हो, समांतर में तो जुड़ा हुआ हो, लेकिन अनंत मान का ना हो करके परिमित मान का, यानी कि फाइनाइट वैल्यू का हो, तो वो सोर्स फिर कौन सा हो जाएगा, रियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स तो हमारा एक हाइपोथेसिस है, मतलब वो एक परिकल्पना है, वास्तव में ऐसा आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, हर चीज़ रियल होती है। गैसेस भी आप दो तीन तरीके की पढ़ते हो, वंडरवाल पढ़ते हो, रियल गैसेस पढ़ते हो, आइडियल पढ़ते हो। ठीक है, तो रियल नाम की जो चीज़, आइडियल नाम की जो चीज़ है वो सिर्फ एक परिकल्पना है। सेम वैसे ही कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स आइडियल नहीं होता, वो कैसा होता है, वास्तविक। लेकिन हमें कंडीशन दोनों की पता होनी चाहिए। तो करंट सोर्स आइडियल तब होगा जब उसके पैरेलल में आप इनफाइनाइट वैल्यू का एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो, और अगर वो इनफाइनाइट ना होकर के परिमित मान का यानी कि फाइनाइट वैल्यू का हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रियल करंट सोर्स। समझ में आगे, लिख देते हैं। ठीक है, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू is connected in parallel to the current source, then that source is said to be आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, हिंदी वालों को हिंदी में भी बोल रही हूँ, तो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखो हिंदी में। दो लैंग्वेज में नहीं लिख सकती, और सिंपली हिंदी में भी नहीं लिख सकती, पर टाइम बहुत लगता है। ये चीज़ मैं कई बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, तो हिंदी वाले इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि हम लिखे क्या, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो हिंदी में। जब लिखवाना होता है आपको, वो हिंदी में परिभाषा में बराबर से बोलती हूँ। ठीक है, तो सोर्स, देन दैट सोर्स इज सेड टू बी आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, ओके, नाउ but if resistance is, if ऐसे लिखो, if connected resistance in parallel is of finite value, then current source is called
या करंट सोर्स इज नोन एज रियल करंट सोर्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला इसमें कि यदि धारा स्रोत के समांतर क्रम में अनंत मान का प्रतिरोध जोड़ा गया है तो वो कहलाएगा आइडियल यानी कि आदर्श वोल्ट करंट सोर्स। और अगर वो रेजिस्टेंस अनंत ना हो करके कैसा हो, परिमित मान का हो तो पैरेलल ही लेकिन परिमित मान का हो, तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक धारा स्रोत। ठीक है, वास्तविक होने का क्या मतलब हो जाएगा कि अगर आप बाहर लोड में कोई चेंज करोगे तो करंट भी करंट सोर्स पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वही वाली बात। दिस मीन्स आइडियल होने का क्या मतलब है, दिस मीन्स if there is change in load, there is change in external load, then current will change। at the current source, यानी कि धारा स्रोत पर धारा का मान बदल जाएगा बाहर से चेंज करने पर, एक्सटर्नल लोड बदलने पर। समझ में आ गई बात आपको। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन तो हमने दोनों की देख ली, वोल्टेज सोर्स की भी और करंट सोर्स की भी। अब हम इसको एक इंडिकेशन से समझेंगे, एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें समझ लेंगे। ध्यान से सुनो, सपोज करो ये आपके पास क्या है, सोर्स है, कोई सा भी सोर्स है, बस सोर्स है यानी कि स्रोत है। ठीक है, ये जो सोर्स है ये किससे कनेक्टेड है, लोड से। अभी तो एक हमने जनरल लिया है, हमने नहीं बताया कि ये वोल्टेज है या करंट है, बस इतना बताया है कि ये एक सोर्स है और इस सोर्स में ये जो टर्मिनल है ये ए टर्मिनल है, आउटपुट दो टर्मिनल होंगे ना, ए और बी दिखा दिए मैंने इसमें, और ये जोड़ा है मैंने लोड कैपिटल जेड एल, एल इसके सबस्क्रिप्ट में है, नीचे है। ठीक है, ठीक है, अब इससे देखो, इससे हम दो तरीके के जो है हमने जो दोनों पढ़े हैं वो दोनों बनाएंगे हम, यानी कि रियल भी बनाएंगे और सॉरी करंट सोर्स भी बनाएंगे और वोल्टेज सोर्स भी बनाएंगे। यहाँ देखो अब क्या हुआ कि मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स वी एस, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स। अब इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में क्या जुड़ी हुई होती है, आंतरिक प्रतिबाधा। बोला था ना क्या जुड़ी हुई होती है, आंतरिक प्रतिबाधा जेड एस, और ये फिर किससे कनेक्ट होगा, आउटपुट से। यहाँ पे ये लो, ये आउटपुट टर्मिनल है ए और साथ में है बी। ठीक है, और फिर ये जुड़ा हुआ होगा लोड से। अब अंतर क्या है, ये तो एक जनरल इंडिकेशन था, इस जनरल इंडिकेशन में एक सोर्स था और एक लोड था और हमने आउटपुट टर्मिनल शो किए थे, राइट। फिर मैंने क्या करा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब ये जनरल को हम दो पार्ट्स में कर रहे हैं। पहले हमने दिखाया एक वोल्टेज सोर्स और हमने बताया था हर वोल्टेज सोर्स की इंटरनल होती है, मतलब एक तरीके से हम रियल ही शो कर रहे हैं क्योंकि होता भी रियल ही है, आइडियल तो एक केवल परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी एस के श्रेणी क्रम में एक आंतरिक प्रतिबाधा दिखा दी। यहाँ पे जेड एस क्या है, इंटरनल इंपीडेंस या आंतरिक प्रतिबाधा, जो उसके साथ हमेशा कैसी होती है, श्रेणी क्रम में। और बाकी तो आउटपुट टर्मिनल और लोड तो है ही, बस सोर्स के साथ हमने क्या दिखाई है, सोर्स दिखाया है वोल्टेज और उसके श्रेणी क्रम में दिखाया है आंतरिक प्रतिबाधा। समझ में आ गई, तो ये सोर्स में दो चीजें आ गई, समझ में आ गई, स्पेसिफिकेशन आ गया, ये जनरल था ये स्पेसिफिक है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्पेसिफिक क्या होगा कि अब की बार करंट सोर्स तो होगा आई एस, लेकिन जो इसकी प्रतिरोध होगा अनंत मान का नहीं, परिमित वैल्यू होगी क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं, वो इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ होगा, पैरेलल में। समझ में आ गई, ये तो हमने सीरीज में जोड़ा था लेकिन ये कैसे जुड़ेगी, पैरेलल में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका नाम है जेड एस, और फिर बस वही एक आउटपुट टर्मिनल, ये दूसरा आउटपुट टर्मिनल, और इसके साथ हमने क्या जोड़ना है, एक लोड। समझ में आ गया, स्पेसिफिकेशन समझ में आया। ठीक है, तो हमने कैसे चल रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। हमने पहले एक जनरल देखा और जनरल से हमने दो स्पेसिफाई किए, एक तो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। तो ये हमने किसके लिए दिखाया है, दिस इज फॉर रियल वोल्टेज सोर्स, दिस इंडिकेशन इज फॉर व्हाट, रियल वोल्टेज सोर्स यानी कि वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए, और दिस इज फॉर रियल करंट सोर्स यानी कि वास्तविक धारा स्रोत। समझ में आ गई, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि ये जो जेड एस है ये तो आंतरिक प्रतिबाधा है, जो हमने जैसे कहा था उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, हमने जोड़ दी, और ये क्या है, प्रतिरोध, और वो भी कैसा है, पैरेलल में।
सोर्स के लिए शो किया है हमने ये एस किस चीज़ को बताता है, सोर्स को बताता है, और ये एल किसको बताता है, लोड को बताता है। समझ में आ गई बात सारी, ठीक है। तो बेसिक अगर आपने सब कुछ लिखा और जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया और ये डायग्राम बना दिया, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। समझ में आ गई। तो चीज़ों को थोड़ा इंडिकेशन देने का, उनको समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका कॉपी में, सही है। तो ये हमारी डेफिनेशंस यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमने कितनी डेफिनेशंस पढ़ी, 6। सबसे पहले नेटवर्क पढ़ी, उसमें हमने अलग अलग डिवाइड करे, ठीक है, 4 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 2 टर्मिनल। नंबर 2 पे हमने नोड पढ़ा, नंबर 3 पे हमने लूप पढ़ा, नंबर 4 पे हमने ब्रांच पढ़ा, नंबर 5 पे हमने इम्पीडेंस पढ़े दोनों, लीनियर और बायलेटरल यानी कि रेखीय और पार्श्विक, और नंबर 6 में हमने सोर्स यानी कि स्रोत पढ़े, एक तो वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशंस पूरी होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम शुरू कर रहे हैं किरचॉफ के नियम, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। हालांकि आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, वही है, ऐसा कुछ नया तो अभी भी नहीं है इनमें, लेकिन अब थोड़ा इनको यूज़ भी करेंगे। वहाँ तो हमने पढ़ ली थी डेफिनेशन, ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक ना एक न्यूमेरिकल सर्किट एनालिसिस, क्योंकि मैंने कहा ना फर्स्ट यूनिट है ही सर्किट एनालिसिस, तो फर्स्ट यूनिट में एक तो थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो किरचॉफ का लॉ पूछ लेगा, या इनमें से कोई डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा स्पेसिफिकली, और इसके अलावा जो है आपसे एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इसमें से एक न्यूमेरिकल तो 100% आप समझो, ठीक है। या तो किरचॉफ से पूछेगा, या आगे जाकर हम जो थ्योरम पढ़ेंगे उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम किस चीज़ के लिए होता है, देखो साइंटिस्ट किरचॉफ हैं, उन्होंने क्या किया था, सर्किट को एनालाइज करने के लिए, उसका एनालिसिस या विश्लेषण करने के लिए उन्होंने कुछ नियम दिए थे, 2 बेसिक फंडामेंटल रूल दिए थे उन्होंने। वो किससे रिलेटेड थे, सर्किट से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड या विद्युत के जाल से रिलेटेड थे, उनको हमने किरचॉफ के नियम कहा। वो नियम जो थे वो एक तो धारा के ऊपर था और एक वोल्टेज के ऊपर था। तो किरचॉफ के जो नियम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो है करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, ठीक है। दूसरे को कहते हैं वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, इसको हम बोलते हैं सेकंड किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। एक एक को पढ़ेंगे, करंट लॉ क्या कहता है, वोल्टेज लॉ क्या कहता है, आपको याद भी आ जाएगा क्योंकि आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं, किरचॉफ का पहला नियम, या फिर जिसे हम बोलते हैं करंट लॉ, ठीक है। तो हम लिखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर फर्स्ट लॉ। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम सिंपल सी बात कहता है, वो ये कहता है सिर्फ कि कोई भी सर्किट है आपके पास, तो उसमें जो नोड है उस नोड पर टोटल करंट हमेशा 0 होगा। समझ में आ गई। हालांकि हम इसको और थोड़ा आगे स्पेसिफाई करेंगे, फिर से इसको थोड़ा विशिष्ट बनाएंगे आगे, लेकिन जनरली इसमें क्या बोला है कि जो नोड है, नोड क्या होता है, नोड वो बिंदु होता है जिससे 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरती हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांचेस वो होती हैं जिसमें धारा का मान स्थिर रहता है। समझ में आ गए। अब ये सारी डेफिनेशंस इसीलिए बताई थी क्योंकि आगे जाकर बार बार इनको डिफाइन नहीं करूँगी मैं, अब आपको पता होनी चाहिए कि नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, अब इनको सीधे नाम से हम यूज़ करेंगे। समझ में आ गई। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम नहीं, किरचॉफ का नियम क्या कह रहा है कि नोड जो है किसी भी सर्किट का, उस पर टोटल करंट हमेशा 0 होगा। समझ में आ गई। देखो कैसे, इस चीज़ को हम कैसे समझाएंगे। सपोज करो ये मेरे पास नोड है, इस नोड से काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं पास हो रही हैं। ब्रांचेस पास होने का मतलब है इससे काफ़ी सारे वायर्स जा रहे हैं या काफ़ी सारे जो हैं वायर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये है हमारा नोड, ठीक है। इस नोड को मैंने नाम दे दिया ओ। इस नोड में क्या खास बात है, जो वायर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, I1 करंट इसमें से जो बाहर जा रहा है इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इन दोनों में जो है बाहर जा रहे हैं। ये I4 हो गई और ये I5 हो गई। तो उसने क्या कहा कि नोड पर टोटल करंट हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। लेकिन इसमें आगे बात क्या है, उसने ये कहा कि जो नोड से दूर जा रही हैं,
नोड से जो करंट दूर जा रहे हैं उन करंट्स के साइन और नोड के पास आने वाले करंट्स के साइन के बारे में उसने कहा। उसने ये कहा कि नोड से जो दूर जा रहे हैं ना उनको हमेशा लेंगे नेगेटिव, और नोड की तरफ जो करंट आ रहे हैं उनको हमेशा लेंगे पॉजिटिव। और इस तरीके से टोटल करंट कैसा होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब उसने ये कहा कि संधि की तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों रूल्स को अप्लाई करें तो मेरे पास क्या रूल निकल कर के आएगा, अभी मैं रफली बता देती हूँ क्या आएगा। जाने वालियों को धनात्मक ऋणात्मक और आने वालियों को धनात्मक, यानी कि जाने वाली कौन सी है, I1 माइनस आएगा, आने वाली कौन सी है, I2 प्लस आएगा, I3 पर भी प्लस आएगा, I4 पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और I5 पर क्या आएगा, माइनस, और इज इक्वल्स टू क्या आएगी, ज़ीरो। तो टोटल करंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। किस पर, नोड पर। समझ में आ गई। विद हमने साइन भी उसमें स्पेसिफाई कर दिए कि जाने वालियों को नेगेटिव और आने वालियों को पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गई। ये क्या बताता है, किरचॉफ का पहला नियम। दूसरा नियम है वोल्टेज का। वो ये कहता है कि पूरे सर्किट में बैटरी से जो वोल्टेज आ रही है वो इक्वली डिवाइड हो जानी चाहिए सारे उसमें, किसमें, जितने भी आपने उसके साथ एलिमेंट का जो है कनेक्टेड किया हुआ है। या यूँ कह सकते हो कि एक पूरे लूप में टोटल वोल्टेज जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। समझ में आ गई। ये वोल्टेज लॉ है। अब इन दोनों लॉज को हम इसको लिखेंगे, करंट लॉ को थोड़ा और इसको समझेंगे और वोल्टेज लॉ को पूरा करेंगे। समझ में आ गई। फिर रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे इससे। ठीक है, ओके, थैंक यू।